वर्ग 3 की तैयारी कर रहे सभी मित्रों के लिए स्टडी पॉइंट बाय भरत सर यूट्यूब चैनल पर आज का शिक्षण का प्रकरण है रचना शिक्षण की विधियां। रचना शिक्षण की विधियां आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यूजफुल होती है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो समझते हैं रचना शिक्षण की विधियां। सबसे पहली विधि आपकी है इसमें रचना शिक्षण की जो आपकी पहली विधि है उसका नाम है अनुकरण विधि। किसकी थी? अनुकरण विधि। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे या जिन्होंने इसकी रचना की या फिर इसके जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम है पेस्टालॉजी। क्या नाम है? पेस्टालॉजी। तो आपको विशेष रूप से याद रखना होगा कि रचना शिक्षण की विधियों के अंतर्गत अनुकरण विधि जिसकी है उसका नाम है आपका पेस्टालॉजी। देखिए यह क्या है, रचना शिक्षण की विधि है। क्या होता है, इस विधि के माध्यम से इसको समझिएगा, रचना शिक्षण की विधि है और इस विधि के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थी को पत्र लिखना एवं निबंध लेखन यानी निबंध लिखना सिखाते हैं। रचना शिक्षण की विधि है यानी पत्र लिखना और निबंध लिखना, इस विधि से विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो कैसे सिखाते देखिएगा। सबसे पहले अध्यापक एक आदर्श विषय यानी विषय कैसा है, बहुत ही अच्छा कोई विषय ले लेते हैं। आदर्श विषय के रूप में किसी विषय को ले लेते हैं, किसी विषय को ले लिया आदर्श विषय या आदर्श विषय के रूप में, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। सिखाते हैं अध्यापक एक आदर्श निबंध लिखते हैं। कैसा निबंध लिखते हैं? बहुत अच्छा निबंध लिखते हैं, आदर्श निबंध। एक निबंध प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा, एक निबंध प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एक निबंध प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल आदर्श निबंध प्रस्तुत करेंगे, अच्छा निबंध प्रस्तुत करेंगे जिसकी भाषा शैली बहुत ही कैसी होगी? उच्च होगी। इसकी भाषा शैली उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है, मतलब अच्छी एक भाषा शैली के हिसाब से एक निबंध को लिखते हैं, निबंध को प्रस्तुत करते हैं, इसकी भाषा शैली उच्च होती है। अब क्या होता है, जब निबंध पूरा प्रस्तुत किया तो विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी निबंध को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पढ़ते भी हैं। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक निबंध को सुनते हैं और यदि आवश्यकता होती है पढ़ने पर लिखते भी हैं। एक कोई विषय ले लिया, अच्छा विषय लिया है, उस पर
अध्यापक ने निबंध लिख दिया है उसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लिखते हैं, तो फिर अध्यापक क्या करेगा? फिर अध्यापक जिस विषय पर निबंध लिखवाया गया है ना, उसी विषय के समान किसी अन्य विषय पर विद्यार्थियों से निबंध लिखवाते हैं। मतलब अभी जो उन्होंने समझा दिया है एग्जाम्पल के लिए, उसी से मिलता जुलता विषय रहता है, ठीक है ना। फिर अध्यापक उसी विषय के समान यानी उसी से मिलता जुलता विषय लिया है और उस विषय पर विद्यार्थी से निबंध लिखवाते हैं। अब इससे क्या होता है? विद्यार्थी उसका अनुकरण करेगा। तो निबंध लिखवाते हैं तो विद्यार्थी पूर्व निबंध के अनुकरण से उसका अनुकरण करता, अनुकरण से अगला जो निबंध दिया है लिखते हैं, ठीक है ना। अनुकरण करके लिखेंगे यानी जैसे जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने गाय का निबंध लिखवाया पहले बच्चों से, जैसे गाय के आधार पे भैंस का निबंध, जैसे गाय का जो निबंध लिखवा दिया मैंने, उसी आधार पे भैंस का निबंध लिखने को मैं उनसे कहूंगा विद्यार्थियों से, तो वो उस विषय पर निबंध लिखेंगे। तो देखिएगा, ए आपकी जो रचना शिक्षण की पहली विधि अनुकरण विधि है, इसके बाद इसके कुछ गुण दोष हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसके गुण हम देखते हैं अनुकरण विधि की, रचना शिक्षण की जो विधि है अनुकरण, इसके गुण देखिएगा। सबसे पहला गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कहां पर? प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। छोटा बच्चा इसी तरीके से अनुकरण विधि के अनुसार रचना शिक्षण करना सीख जाता है। दूसरा देखिएगा, यह रचना शिक्षण की कैसी विधि है? सरल विधि है। सरल विधि है। रचना शिक्षण की जो विधि है आपकी है बहुत ही सरल विधि है। जब सरल विधि होगी तो विद्यार्थी सरलता से रचना करना सीखेगा। विद्यार्थी सरलता से रचना करना सीख जाता है। जब विद्यार्थी सरलता से रचना करना सीख जाता है तो क्या होता है? लेखन कला का उसका विकास होता है। लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का जब विकास होता है तो अभिव्यक्ति क्षमता भी विकसित होती है। क्या होती है उसके अंदर? अभिव्यक्ति, यानी आपके विचारों की अभिव्यक्ति करने की अभिव्यक्ति क्षमता भी
विकसित होती है। अभिव्यक्ति क्षमता जब विकसित होगी उसकी, ठीक है। और भी देखिएगा इसमें, ये बालकों की प्रकृति पर आधारित है। कैसी है? बालक जो चाहता है, किस तरीके से सीखना जल्दी चाहता है, बालकों की प्रकृति पर आधारित है, क्योंकि बालक हमेशा शिक्षक की नकल करना सीखता है, यानी शिक्षक का अनुकरण करता है। शिक्षक क्या कार्य कर रहा है, उसका कैसा व्यवहार है, उसका अनुकरण बालक हमेशा करता है। और दूसरी बात, यदि बालक कमजोर है पढ़ने में, तो कमजोर बालक भी रचना करना सीख जाता है। ये तो इसके हुए गुण। क्या हुए? गुण की कमजोर बालक भी रचना करना सीख जाता है। अब इसके हम कुछ दोषों की चर्चा करेंगे। देखिए इस विधि में क्या है, कुछ दोष भी हैं, उनको भी लिखते हैं आगे। हाँ, तो इसके कुछ अब दोष हम देखते हैं। तो इसका देखिए सबसे बड़ा दोष क्या है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। सबसे बड़ा दोष आपका यही है कि यह विधि कैसी है? अमनोवैज्ञानिक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि बच्चों में नकल की प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चों में नकल की आदत विकसित होती है, जो कि ठीक नहीं है। तो और देखिएगा, बच्चों की भाषा शैली, जो भाषा शैली है ना, वह स्वयं की नहीं होती है, स्वयं की नहीं होती। यानी जो भाषा शैली वो लिख रहा है वो भी उसकी स्वयं की नहीं है, क्योंकि संबंधित विषय पर ही लिख सकता है। केवल संबंधित, यानी उससे संबंधित है, संबंधित विषय पर ही रचना की जा सकती है। जो विषय उससे संबंधित होगा, जो सीख गया है, उसी विषय पे सिर्फ रचना करना वह सीख पाएगा। और देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कोई शब्द ऐसे प्रयोग कर देता है वो नकल के अनुसार, जिससे कहीं पर कुछ अर्थ निकल रहा है और अन्य अर्थ निकलने लगता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए भी है विधि ज्यादा उपयोगी नहीं है। और देखिएगा, उच्च स्तर पर तो उपयोगी है ही नहीं, प्राथमिक स्तर पे है। हाँ, उच्च स्तर पर अनुपयोगी है। कैसी है? सिर्फ छोटे बच्चों के लिए उपयोग देती है, बड़े बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है उपयोगी नहीं है। तो इसके गुण दोषों की हमने चर्चा की, रचना शिक्षण विधि की। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बहुत अच्छे से। और यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं सभी। चलिए इसके बाद अगली विधि हम लेते हैं। हाँ, तो अगली विधि हम लेते हैं रचना शिक्षण की दूसरी विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो रचनाकार या इसके जो जनक हैं वो कौन है? सुकरात हैं। कौन है इसके जनक? सुकरात हैं। तो इस विधि में क्या होता है, देखिएगा, इस विधि में अध्यापक, देखिए सुकरात जो थे मानो, अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था, सुकराती विधि इसलिए कहा गया क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि है,
अब प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है? प्रश्नों का उत्तर देना। तो देखिएगा इसमें प्रश्नों का क्या संबंध है। इस विधि में अध्यापक जो प्रकरण उनके लिए निबंध लिखने को देगा ना बच्चों को, प्रकरण के संबंध में एक एक करके देखिएगा, प्रकरण के संबंध में एक एक करके जितने भी प्रश्न निर्मित करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसमें प्रश्न निर्मित करते हैं। जितने भी प्रश्न निर्मित करते हैं या विद्यार्थियों से कराते हैं, जितने भी प्रश्न निर्मित करेंगे अथवा विद्यार्थियों से कराएंगे, जब विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, क्या करते हैं, जब विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, जब विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो अध्यापक उसी प्रकरण का निबंध लिखने, क्या करते हैं, उसमें से उसी प्रकरण का विद्यार्थियों को निबंध लिखने का आदेश देते हैं। क्या करेंगे, उसी प्रकरण का विद्यार्थियों को निबंध लिखने का आदेश देते हैं, विद्यार्थियों को निबंध लिखने का आदेश देते हैं। देखिएगा, उसी प्रकरण का विद्यार्थियों को निबंध लिखने का आदेश देते हैं। हाँ, इसके बाद आगे देखते हैं। तब आदेश देंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे, जब प्रश्नोत्तर उन्हें पता ही है क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, विद्यार्थी सरलता से निबंध लिखना सीख जाते हैं। क्या करते हैं, विद्यार्थी सरलता से निबंध लिखना भी सीख जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों का सर्वाधिक ध्यान केंद्रित होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों का सर्वाधिक ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि प्रश्नोत्तरों का उन्हें पता रहता है ना, सर्वाधिक ध्यान केंद्रित रहता है। अब जब उनका सर्वाधिक ध्यान केंद्रित रहेगा ना, और रचना शिक्षण के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। रचना शिक्षण के जितने भी उद्देश्य होते हैं, सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है अतः यह रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी जब रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, वह प्राथमिक स्तर पर थी। कौन सी, इससे पहले अनुकरण किसकी, पेस्टोलॉजी की। ये सुकराती विधि है, प्रश्नोत्तर विधि किसकी, सुकरात की। यह अतः है रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसको आप सर्वश्रेष्ठ विधि कहेंगे।
रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सभी जगह रहेगी आपकी। तो इस तरीके से हमने प्रश्नोत्तर विधि को समझा। इसके बाद अगली विधि हम लेते हैं। अगली विधि अपनी उद्बोधन विधि। कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि। इस विधि में क्या होता है देखिएगा, इस विधि में अध्यापक कक्षा में किसी प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? किसी प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थियों को उस पर रचना करने का आदेश देते हैं। ठीक है, एक प्रकरण उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर विद्यार्थियों को उस पर रचना करने का क्या दिया? आदेश देते हैं। फिर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। अब क्या करेंगे? उत्तर पुस्तिका जो भी उन्होंने लिखा, रचना की, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर त्रुटियों को चिन्हित कर देते हैं। किसे? त्रुटियां, जो भी वो गलतियां करेंगे ना, त्रुटियों को चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, त्रुटियों को जब चिन्हित करेंगे, त्रुटियों को चिन्हित करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का फिर त्रुटियों को चिन्हित करते हैं और त्रुटियों को चिन्हित करते हैं तथा जो भी त्रुटियां हुई उसके बाद उसी विषय पर अध्यापक क्या करेगा? उसी विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, जो भी त्रुटियां हुई उसमें से त्रुटियों को चिन्हित किया गया और उसी प्रकरण पर जो विषय था ना, चिन्हित करके त्रुटियों को उसी विषय या प्रकरण, ठीक है ना, विषय या प्रकरण पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। अब जब व्याख्यान प्रस्तुत किया तो जिससे विद्यार्थियों क्या होगा? प्रकरण देखिएगा, जिससे विद्यार्थियों को शुद्ध प्रकरण का बोध होता है। जो भी प्रकरण था उनका, जो भी गलती लिखी थी उसमें व्याख्यान प्रस्तुत किया, उसको चिन्हित करके तो उनको शुद्ध प्रकरण का बोध होता है। इसलिए कौन सी विधि आपकी? उद्बोधन विधि। उद्बोधन यानी व्याख्यान दिया, उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसकी एक महत्वपूर्ण विशेष बात क्या है, ये देखिएगा कि इस विधि के अनुसार, इस विधि से केवल ग्रामीण, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र होता है ना अपना, केवल ग्रामीण जीवन से संबंधित प्रकरण, एक लिमिट है इसकी कि इस विधि से केवल ग्रामीण जीवन से संबंधित प्रकरण, जो भी ग्रामीण जीवन से संबंधित प्रकरण होगा ना, केवल उसी पर रचना कराई जाती है। प्रकरण पर रचना कराई जाती है। तो ये देखिएगा, ये इसकी एक लिमिट है। तो हर चीज की लिमिटेशन होता है, तो इसकी भी एक लिमिट है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र पर, आप ग्रामीण जीवन पर ही
रचना कराओगे। लेकिन इससे पहले की जो विधि प्रश्नोत्तर विधि थी सुकरात की, बहुत इंपॉर्टेंट विधि थी, सर्वश्रेष्ठ विधि थी वो। इसके बाद अगली विधि लेते हैं। अगली विधि हमारी प्रबोधन विधि। प्रबोधन विधि आप यूं समझ लीजिएगा कि जब उद्बोधन विधि समाप्त होती है तब प्रबोधन विधि आपकी स्टार्ट होती है। क्या होता है, जैसे ही उद्बोधन विधि आपकी खत्म हुई प्रबोधन विधि शुरू हो गई, क्योंकि जिस प्रकरण पर क्या होता है, जिस प्रकरण पर विद्यार्थियों से रचना कराई गई थी, तो जिस प्रकरण पर अध्यापक को रचना क्या होता है, रचना करनी होती है अध्यापक, तो अध्यापक क्या करता है, व्याख्यान के माध्यम से, व्याख्यान जैसा कि मैंने बताया था आपको, व्याख्यान के माध्यम से उसका बोध बालकों को करा देता है। जब बालकों को बोध हो जाता है ना, व्याख्यान के माध्यम से बोध करा देता है। जब विद्यार्थियों को प्रकरण का पूर्ण बोध हो जाता है, विद्यार्थी या बालक विद्यार्थियों को प्रकरण का पूर्ण बोध हो जाता है, यानी अब पूरा बोध हो जाएगा ना, जाता है, पूर्ण बोध हो जाता है, तब क्या होता है, तो उसी प्रकरण पर विद्यार्थियों को रचना करने का निर्देश दिया जाता है। अब जब बोध हो गया उनको, तब फिर उसी प्रकरण, तब तो उसी प्रकरण पर रचना करने का निर्देश दिया जाता है, रचना करने का। अब बोध हो गया ना, तो फिर से आप रचना कीजिएगा, रचना करने का निर्देश या आदेश दिया जाता है। तो यह विधि बहुत ही शॉर्ट है, बिल्कुल प्रबोधन विधि के आगे चलती है ये, तो उसके रचना करने का निर्देश दिया जाता है इसके बाद में, ठीक है ना। तो अगली विधि हम लेते हैं, देखिएगा अगली विधि हमारी मंत्रणा या परामर्श विधि। तो इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि में अध्यापक एवं विद्यार्थी मिलकर किसी प्रकरण पर क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं, मंत्रणा करते हैं। और क्या होता है, सामान्यतः प्रकरण का चुनाव कौन करता है, सामान्यतः जो प्रकरण होता है, प्रकरण का चयन विद्यार्थी करते हैं, तथा देखिएगा क्या होता है, एक प्रकरण का चयन पर मंत्रणा की, सामान्यतः प्रकरण का चयन किसने किया, विद्यार्थियों ने किया। इस प्रकार प्रकरण संबंधित समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब चयन किया तो चयन करते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, प्रकरण से जो संबंधित समस्याएं थी, संबंधित समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब सभी समस्या दूर हो जाती हैं इस प्रकार प्रकरण से संबंधित, तो अब क्या होता है, तो अध्यापक इसी प्रकरण पर विद्यार्थियों को रचना करने का आदेश दे देते हैं। तो फिर अध्यापक क्या कर देते हैं, अब सब समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो अध्यापक इसी
प्रकरण पर विद्यार्थियों को रचना करने का आदेश देते हैं। इसी प्रकरण पर रचना करने का जब आदेश देते हैं, विद्यार्थी सरलता से रचना करना सीख जाता है। सरलता से रचना करना सीख जाता है। अब क्या होता है, इसका नाम परामर्श विधि क्यों पड़ा, इसके लिए समझिएगा। देखिए, परामर्श विधि नाम पढ़ने का क्या सिस्टम है। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में है आवश्यकता पड़ती है ना, तो बीच बीच में अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक बीच बीच में परामर्श भी देते हैं। परामर्श भी देते हैं, अतः इसे परामर्श विधि कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, परामर्श विधि भी कहा जाता है। तो हमारी जो मंत्रणा परामर्श विधि थी, यह भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद अगली विधि हम लेंगे देखो। हाँ, तो अगली विधि है देखो और रचो विधि। इसके जो निर्माता या जनक कहे जाते हैं, उनका नाम था सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी द्वारा यह रचित विधि है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अध्यापक क्या करते हैं, देखिएगा। अध्यापक किसी तात्कालिक या तो कोई तात्कालिक घटना होती है, तात्कालिक प्राकृतिक घटना, तात्कालिक प्राकृतिक घटना का चित्र क्या करते हैं, तात्कालिक जो प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटना से संबंधित कोई चित्र अध्यापक कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। घटना का या घटना से संबंधित चित्र। इस विधि में क्या होता है, अध्यापक किसी तात्कालिक अथवा प्राकृतिक घटना से संबंधित कोई चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। जब कक्षा में चित्र प्रस्तुत किया गया है और विद्यार्थियों को उन चित्रों को देखकर रचना करने का आदेश देते हैं, और क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को उन चित्रों को देखकर रचना करने का आदेश देते हैं। जब विद्यार्थी क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं, रचना करने का आदेश देते हैं, विद्यार्थी चित्र को देखते हैं और रचना भी कर लेते हैं। देखिएगा, तो विद्यार्थियों ने चित्रों को देखा और रचना की।
देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि और सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी रचना शिक्षण की है। और इस विधि में क्या रहता है, देखो रचो विधि क्यों नाम रखा गया सीताराम चतुर्वेदी की इस विधि में, क्योंकि विद्यार्थियों के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। प्राकृतिक तात्कालिक घटना से संबंधित चित्र हो सकता है, तो उस चित्र को कक्षा में जब अध्यापक प्रस्तुत कर चुके हैं तो उस चित्र को जब विद्यार्थी देखेंगे तो देखेंगे और फिर उस पर रचना करेंगे। अतः देखो और रचो विधि इसका नाम पड़ा। तो इस विधि के साथ ही हमारी जो आज की रचना शिक्षण की सभी विधियां थी वह पूरी हो चुकी हैं। साथ ही यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में हिंदी शिक्षण विधियां और भी कई प्ले लिस्ट हमारी उस पर डली हुई हैं, उन प्ले लिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हो अच्छे से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, रीट की अथवा सीटेट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा चैनल। आपके लिए ये वीडियो प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाती है, तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।